बहुत ही विकट है और एक पूरी सभ्यता, पूरी एक संस्कृति, पूरा एक नगर नष्ट होने के कगार पर। सरकार की जिम्मेदारी है कि बच्चे बच्चे को बचाना, हर परिवार को बचाना, जान माल की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। आपने और हमने बचपन में एक कहावत तो जरूर सुनी है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। आज यही कहावत जोशी मठ की दुर्दशा के लिए सटीक बैठ रही है। 46 साल पहले साल 1974 में ही एक एक्सपर्ट्स की टीम ने बताया था कि जोशी मठ खतरे में है। बावजूद इसके पुराने लैंडस्लाइड जोन में बसे इस शहर में निर्माण कार्य तेजी से होता रहा और आज जब पहाड़ों ने अपने भीतर के दर्द को, अपनी पीड़ा को बयां करना शुरू किया, जो रिएक्शन हमें समझ आया, उन सब ने जिंदगी को कहीं ना कहीं सहमा दिया। नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप और मैं किसी तरह का स्वागत नहीं करना चाहता क्योंकि ये जो मुद्दा है, ये जो विषय है, ये लोगों की जड़ों से जुड़ा हुआ है और आज हम इन जड़ों में जो दरार आई है, इस बुनियाद में जो एक तकलीफ और एक पीड़ा नजर आ रही है, उन सब को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले में बसा जोशी मठ आज मानो खत्म होता दिख रहा है। शहर की कुल 4500 इमारतों में से करीब 700 में दरारें आ चुकी हैं। पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। लोग रोते बिलखते अपने मेहनत से बनाए आशियाने और बरसों से जिन जड़ों से वो जुड़े रहे, उन सभी से रिश्ता तोड़कर जाने को मजबूर हो रहे हैं। ये मजबूरी है उन्हें अपनी जड़ों से टूटने का। एक खतरा हमेशा लोगों को रहता है, लेकिन इस तरह से वो खतरा आएगा, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। प्रशासन का बुलडोजर इन आशियानों पर काल बनकर चलने को तैयार। लेकिन सवाल है कि जोशी मठ की इस हालत का जिम्मेदार आखिर कौन है? जब सालों पहले ही आज हो रही आफत को लेकर आगाह किया जा चुका था, तो आखिर क्यों देवभूमि के सीने में ब्लास्ट होते रहे, निर्माण कार्य चलते रहे, विकास की जो दौड़ थी, जो दौड़ हम एक प्रोग्रेसिव अप्रोच के तौर पर देखते हैं, उस दौड़ में हमने किन किन चीजों को अनदेखा किया, करेंगे उस पर भी बात। आज इन्हीं सवालों के साथ स्वदेश आवर की शुरुआत हम करेंगे और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त दो बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीप नारायण पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेंटर फॉर डिजास्टर रिसर्च, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर दीप, बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर एसपी सती भी हमारे साथ हैं, जाने माने भूगर्भ वैज्ञानिक, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से। सबसे पहले डॉक्टर सती, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हम बात करते हैं कि हमने बड़ी तरक्की कर ली, हम बात करते हैं कि बहुत आधुनिक मशीनें हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत बेहतर रिजल्ट्स देती हैं। लेकिन क्या कुछ प्रयास जो अभी किए जा रहे हैं वो असर दिखाएंगे, या हमने वाकई जोशी मठ के मामले में देर कर दी? हमने कितनी चीज़ों को अनदेखा किया? और आपके आकलन से समझना चाहेंगे कि चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्या यहां से कोई वापसी मुमकिन नजर आ रही है? क्या जोशी मठ को टूटने दरकने से बचाया जा सकता है? आज की स्थिति ये है कि अब जोशी मठ की जो हालत है वो केवल नेचर ही रोक सकती है। बाकी अभी तो किसी के पास जो ड्रिफ्ट हो रहा है वो होगा, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। अब किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो वैज्ञानिक हो या कोई इंजीनियर हो या टेक्नीशियन हो कि टेक्निकल एक्सपर्ट हो कि जो जाए वहां सीधे रोक दे, गिरते हुए जमीन को, धंसती हुई जमीन को रोक दे। अभी ऐसा नहीं। अभी सबसे पहला टास्क यही है जिसपे अब शासन 1 हफ्ते 10 दिन से लगा हुआ है। और इससे पहले तो जो भी रहा हो, इंडिफरेंट तो रही, किसी न किसी देर तो कर दी है। लेकिन अभी यही है कि लोगों को बचाया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कभी इसमें तेजी आ जाए, इस सब्सिडेंस में, ये भूदशाओं में तेजी आ जाए, कई मकान उसकी जद में आ जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहला, अभी विज्ञान से ज्यादा अभी प्रशासन को अपना काम करना है और तत्काल साइंटिफिक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, बड़े मैनेजमेंट से इनको शिफ्ट किया जाए। अच्छी, अब बहुत एडवर्स कंडीशन है क्लाइमेट की, इस समय ठंडा है, बहुत ज्यादा है, उनको अन्यत्र रखा जाए। रही बात की क्या है,
इस तरह से इसको कहीं बचाया जा सकता है, तो अभी ये कहना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ही मुश्किल है, लगभग ना है। आगे अगर ये फेज रुकता है तब जाके कुछ जियो टेक्निकल मेजर्स लिए जा सकते हैं, समुचित स्टडी की जा सकती है, उसके बाद उस पे किया जा सकता है। लेकिन अभी लगता नहीं है कि इस पे कुछ बहुत तत्काल कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, जो रोकने का कोई मेजर्स किया जाए तो इसको रेस्टोर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि जोशीमठ के मामले में तो देर हुई है, जोशीमठ के मामले में तो बहुत सारी स्टडीज भी थी, उसके बावजूद भी देर हुई, रिकमेंडेशंस थी, रिपोर्टें थी, लेकिन ऐसे कई और जोशीमठ बाट जो रहे हैं इस तरह की डिजास्टर की, इस तरह की आपदा की। अब जोशीमठ का सबसे फ्रूटफुल सबक यही हो सकता है कि जोशीमठ का व्यापक अध्ययन कुछ समय बाद किया जाए और उसके आधार पर जोशीमठ, क्योंकि जहां भी मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे अन्य जोशीमठ अगर तैयार हैं तो उनके भी कारण यही होंगे, कमोबेश ऐसे ही कारण है, बहुत ज्यादा भिन्न नहीं है एक दूसरे से। तो यहाँ की रिपोर्ट, यहाँ से अध्ययन के बाद एक रोड मैप तैयार हो इस तरह की बस्तियों को बचाने का। बहुत सारे पहाड़ी कस्बे आज इसकी जद में हैं, कई जगह से दरारों की रिपोर्ट है। बिल्कुल सती सर, मैं इस पे भी आऊंगा और इसको भी समझना चाहूंगा कि आखिर आपका आकलन क्या कहता है, कौन कौन से ऐसे जगहें हैं जो वाकई इस वक्त जिन पर काम किया जाना आवश्यक है या जिनकी अनदेखी आगे चल के जोशीमठ जैसी पुनरावृत्ति को एक तरह से जन्म देगी, इस पर भी मैं बात करूंगा। दीप नारायण सर, मैदान की जो आपदा होती है और पहाड़ की आपदा में बहुत बड़ा फर्क होता है और जितने प्रयास किए जाते हैं वो प्रयास भले ही बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किए जाएं, वो रंग लाएं, अक्सर ऐसा होता नहीं है। कैसे ठीक होगा सब, और आप फिलहाल जो व्यवहारिक दिक्कतें, जो चैलेंजेस देख रहे हैं वो क्या दिख रहे हैं इस वक्त जोशीमठ को बचाने में जो आ रही है? जी, अभी जोशीमठ में वहां के लोग शहर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी उनको लगता है कि उनका घर नहीं टूटेगा या उन्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये एक तो वहां के लोगों का प्रशासन के साथ में सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए। पहली बात, जो प्रशासन कह रही है उस बात को मानना चाहिए। दूसरा, प्रशासन को भी उनके रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट, उन्हें हम किसी दूसरे स्थान पर स्थान दे देते हैं या मकान दे देते हैं, इतने से समस्या सॉल्व नहीं होगी। जो आजीविका का साधन उन्हें जोशीमठ में मिल रहा है, वो जहां पर बसाते हैं वहां पर भी उनके आजीविका की चिंता कर रही सरकार। ऐसे मेजर्स उठाती है सरकार तो संभवतः इस घटना से बच सकती है। और जो जोशीमठ में हो रहा है, ये पिछले 16 महीने से लगातार सिम्टम्स लोगों के मिल रहे हैं और पिछले 13 वर्षों से वहां पर कोई ना कोई दरार, कोई ना कोई भूस्खलन होता रहता है। और जोशीमठ एक भूस्खलन का जो निक्षेप होता है, जो मटेरियल इकट्ठा होता है, उस पर बसा हुआ शहर है। तो इसका मतलब उसका जो नीचे बेस है वो बहुत कमजोर है। तो ऐसे, और हर एक शहर की पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी होती है। इवन दिल्ली की भी एक पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी है वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। मुंबई की भी एक पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी है। ऐसे पहाड़ी शहरों का भी अपना पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी होता है। और उत्तराखंड में बहुत सारे शहरों का, जैसा भी पिछले वक्ता ने बताया कि वहां पर ऐसे बहुत सारे जोशीमठ का जन्म हो रहा है। और जो अनियंत्रित अर्बनाइजेशन हो रहा है, उत्तराखंड के जो छोटे छोटे गांव खाली हो रहे हैं और बड़े बड़े शहर बनते जा रहे हैं, और उसी के रेशियो में वैसा आधारभूत संरचना और वैसा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। ये सब कारणों से जोशीमठ का इसे सामना हो रहा है। और जो वहां की एमसी मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट है 1976 का, 1976 में एमसी मिश्रा, मतलब आज से 45 वर्षों पहले, जो वहां के ज्वाइंट कमिश्नर थे, उन्होंने रिपोर्ट किया, वहां के इस गंभीरता, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में रिपोर्ट दिया। इन सबको अनदेखा करते हुए
जो वहां का ऑर्गेनाइजेशन है, और केवल सरकार जिम्मेदार नहीं है, वहां के स्थानीय लोग भी, जो राजनीति में हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में हैं, जो वहां पे इस जागरूकता को ला सकते हैं, उन्हें इन सब बातों का लोगों को अवेयर भी करने में भी भूमिका निभानी चाहिए थी, या निभाना चाहिए। और ये अभी समस्या किस रूप में जाएगी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन विनाश होगा तो बहुत बड़ा विनाश होगा। बिल्कुल। और सरकार ये का जो पक्ष है, जो मुझे समझ में आता है कि जोशीमठ केवल एक शहर नहीं है, या कोई एक स्थान नहीं है, या कोई तीर्थ स्थल नहीं है। जोशीमठ, बद्रीनाथ, नंदा वैली जो फूलों की घाटी है, और हेमकुंड साहब, तीनों का प्रवेश द्वार है। वहां पर श्रद्धालु 12 महीने आते रहते हैं, और इन श्रद्धालुओं के आगमन को सरकार रोक नहीं सकती है, ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं। तो इन सब विषयों को भी ध्यान में रखते हुए जोशीमठ के कंस्ट्रक्शन के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसी आपदाओं का बिल्कुल बिल्कुल जन्म और ना- वाकई जन्म ना कुछ हो पाए। कुछ बड़े उदाहरणों की ओर भी देखना होगा, और जाहिर सी बात है कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स की ओर भी देखना होगा जहां पर इस तरह की आपदा के बाद अगर पुनर्वास हुआ है तो वो किस तरह से किया गया, किस तरह की टेक्नोलॉजी वहां इस्तेमाल की गई है, किन किन देशों में इस तरह के बेहतर तरीके से एक बार फिर से लोगों को एक जमीन मिली है, इस पर भी देखना होगा। और इस बीच हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्टालिन दयानंद साहब जुड़ चुके हैं, जो कि जाने माने पर्यावरणविद हैं, डायरेक्टर हैं वन शक्ति से। स्टालिन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमें विकास तो चाहिए, हमें दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी भी पहुंचानी चाहिए, हमें संभावनाओं का संसार खोजने की भी आजादी भी है, लेकिन आज ये जिद भी है। लेकिन हम ऐसी कौन सी सीमाएं फिलहाल लांघ रहे हैं जो ऐसे रिएक्शन के तौर पर सामने आते हैं जिनकी सिर्फ कभी बात होती थी? 46 साल पहले एक संदेश दिया जाता है और वो रिएक्शन की जो बात एक कही जाती है आंकड़ों के जरिए और बाकी रिएक्शंस के जरिए, वो सब अब साफ दिखने लगी है। क्या कहता है आपका आंकड़ा? जी, आपने जो कहा कि कनेक्टिविटी की जरूरत है, कनेक्टिविटी किसे चाहिए? जो वहां रहते हैं, जो वहां का जो जनता है उनको चाहिए, या बाहर से आने वालों के लिए चाहिए? अगर आप बाहर से आने वालों के लिए या और लोगों को लाने के लिए कनेक्टिविटी ला रहे हो तो बेहद गलत होगा। या ऐसे जगहों पे जहाँ पे की जमीन स्थिर नहीं है, जहाँ लैंडस्लाइड्स कॉमन है, जहाँ जो एवलांचेस होते हैं या फिर मडस्लाइड्स होते हैं, ऐसे जगहों पर आप जाकर के और रोड्स बनाओगे तो ये कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन, यानी ये क्या कहे उसको, एक बेवकूफी का एक एक्सपेरिमेंट हो जाता है ये। और आपको पता है, आप ऐसी बात नहीं कि आपको जानते नहीं, आपसे कहा गया है कि ये करने से नुकसान होगा, लोगों की जान को नुकसान हो सकता है, जो घरों को नुकसान हो सकता है। आप किस 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 तर्क पे ये कहते हो कि लोगों को अपने घरों से निकाल करके दूसरी जगह ले जाएंगे? जहां लोग सदियों से बसे हैं वहां से उठा करके आप दूसरी जगह ले जाओगे क्यों? क्योंकि आपको वहां से एक 6 लेन हाईवे चाहिए या बड़ा सा रोड चाहिए। क्यों चाहिए आपको? हर जगह का जो विकास होता है वो एक मॉडल से नहीं हो सकता। जो एक शहर में है, जो एक जमीन पे क्या बोलते हैं हिली एरिया नहीं है, ऐसी जगह पे जो बन रहा है वो वहां पे जाके पहाड़ पे बनाओगे, ये गलत है। एक विकास का मॉडल पूरा देश के लिए नहीं हो सकता। जहां जिस एरिया का क्षमता है, जिस एरिया का जो कंडीशन है, उस नेचुरल कंडीशन या फिर जियोलॉजिकल कंडीशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन, उसके अनुकूल हमें काम करना पड़ेगा। ये जो तरीका है गवर्नमेंट का दिखाने का, हम आपके यहाँ पे बड़ा सा हाईवे लाने वाले, अरे भाई वो हाईवे वहां वो सहन कर पाएगा वो जमीन? उस बात पे सोचो पहले। बस आपको दिखाना होता है लोगों को, और किसी तरह खर्च करके और पैसे खर्च करके एक शो करना है। अब आप देखिए, ये सिर्फ रास्ते की बात नहीं है। अगर आप देखें तो हिली एरियाज में, पूरा हिमालय के अंदर आप कितनी जगहों पर आपने डैम्स बनाए और नए नए डैम्स बना रहे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ला रहे। जहां जमीन कमजोर है वहां इस तरीके का बेवकूफी वाला एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? क्या हम चाहते हैं कि लोग बहुत ज्यादा तादाद में मरे, लोग अपने घरों से बेघर हो जाएं और कहीं जाकर के अपने जो जीवन शैली है या फिर उनका लाइवलीहुड है वो सब खत्म हो जाए? ये सरासर गलत है, और मैं इसको एक्सीडेंट नहीं मानूंगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार पे बनती है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो सिर्फ एक चालान साइन करने वाला एजेंसी बन के रह गया है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। जो कुदरत का नियम होता है या कुदरत को जहां बचाना होता है, उसके अनुकूल काम करना होता है, उसको बचा के काम करना होता है, वहां वो नहीं करती है। वो सिर्फ कागज पे दिखाने के लिए, हाँ आप
आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि आप 1000 पेड़ काट रहे हो, हाँ हम आपको 10,000 पेड़ लगा के दिखाएंगे। जो जहां कुदरत ने तय किया उस चीज को वहां से हटाना सबसे बड़ी बेवकूफी होता है, और हम इस बेवकूफी में लगे पड़े हैं और गए 8 साल में हमने देखा कि ये बद से बदतर होते जा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि हम कभी सुधर पाएंगे। अगर जोशीमठ अगर आपको नहीं जगा पाता है तो यकीन मानिए कुछ भी आपको नहीं जगा सकता है। बिल्कुल, अगर जोशीमठ की घटना आज के दौर में हमें हमारे अंदर चेतना नहीं पैदा कर रही है, हमें हमारी गलतियों की ओर सोचने पर मजबूर नहीं कर रही है, तो यकीन मानिए सच कह रहे हैं स्टालिन की हमें और कोई घटना नहीं जगा सकती। दीप सर, हम और किन किन मोर्चों पे गलतियां कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि जिस तरह का जोशीमठ में हुआ है और कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं, या किस तरह से हम जो निर्माण कार्य में या बाकी विकास की इस तेज होती जो दौड़ में हम कहीं पे भी विकास का मॉडल खींच दे रहे हैं, इसमें कहां कहां हमसे भारी चूक हो रही है? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। पहली बात तो जो जोशीमठ में हो रहा है वो अनियंत्रित बसावट भी बहुत बड़ा कारण है। आप मई जून में वहां पर जाएंगे, आप बद्रीनाथ की ओर जाएं तो लगभग 5-5 घंटे का जाम जोशीमठ में लग जाता है। इवन 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 12-12 घंटे, एक गाड़ी खराब हो गई रास्ते में तो वो जाम 12 घंटे में होगा या 20 घंटे में होगा, आप नहीं जानते। ऐसा सामना मई जून में वहां के लोग करते हैं, या जो लोग जाते हैं बद्रीनाथ की ओर या हेमकुंड साहब की ओर, उन्हें इस जाम का सामना करना पड़ता है। अब बद्रीनाथ या जोशीमठ एक बहुत बड़ा वहां के लोगों के रोजगार का केंद्र भी है। आज उत्तराखंड के गांव की भी जो समस्या है, सीमावर्ती गांव के लगभग 250 गांव खाली हो गए, कोई लोग रहते नहीं वहां पर। क्यों? पहाड़ों पे आजीविका का साधन नहीं है। तो ये छोटे छोटे जो शहर हैं वही उनके आजीविका के केंद्र बनते हैं, उसमें से जोशीमठ भी एक है। यदि आप ऋषिकेश से जोशीमठ की ओर जाएंगे तो एक बड़ा शहर आता है श्रीनगर, और उत्तरकाशी। इन शहरों में भी एक बहुत बड़ा बसावट है, बहुत बड़ी आबादी रहती है। 1983 से लेकर के 94 के बीच में लगभग 11 बड़े बड़े भूकंप उत्तराखंड ने देखे हैं। उसमें से उत्तरकाशी का भी एक भूकंप था। ऐसे और एक भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास ना हो, ऐसा भी भारत के जो हित ना चाहने वाली शक्तियां हैं, ऐसा भी उनका बल होता है। तो जब भी सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ विकास की बात होती है तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ संघर्ष के रूप में वो विषय आ जाता है। भारत के सीमावर्ती क्षेत्र तक पक्की सड़क, 12 मास की सड़क देश की आवश्यकता है, भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यकता है। लेकिन पर्यावरण भी, वहां के स्थानीय निवासियों की सुरक्षा भी देश की आवश्यकता है। इन दोनों में तालमेल कैसे बन सकता है, ये हमें सोचना चाहिए। और चमोली हुआ, रुद्रप्रयाग हुआ, विष्णुप्रयाग हुआ, जोशीमठ हुआ, ये सब बहुत ही संवेदनशील, पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी, मानव बसावट की दृष्टिकोण से भी बड़े संवेदनशील स्थल हैं। और आप कभी एक बार यात्रा करेंगे उत्तराखंड की, तो जिन नदी के किनारे घर नहीं बनाना चाहिए था, या जहां पर घर नहीं बनाना चाहिए था, वहां पर लोगों ने गेस्ट हाउस खोल दिए हैं। बिल्कुल। और वहां पे थोड़ी सी भी जल स्तर उठेगा तो भीषण तबाही आ जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को वहां, अच्छा, इसमें वहां के निवासियों की भी बड़ी भूमिका है, उनकी आजीविका का साधन
वही पर्यटन है, वही उनका होटल है, मोटल है। तो अब कहीं ना कहीं इसका तालमेल सरकार के स्तर पर भी और स्थानीय निवासियों के स्तर पर भी क्या करना है और क्या नहीं करना है। जोशीमठ में हर साल भूकंप वो लैंडस्लाइड होता है, और हर साल नहीं, हर महीने में छोटे मोटे लैंडस्लाइड होते रहते हैं। अब इन सब के मेजर्स के लिए कहीं ना कहीं अधिक बसावट भी उसका और अधिक ट्रैफिक भी इसका बहुत योगदान है। हमें ये एक बड़ी बात है दीप सर, एक चीज बड़ी बात है कि जो एक पर्यटन स्थल है, एक धाम है, एक तीर्थ है, जहां का गेटवे ही जोशीमठ है, वहां इस तरह की जो स्थितियां पैदा हुई हैं, उसमें एक दिन की जिम्मेदारी नहीं है, वो कई दिनों की जिम्मेदारी है। और हमारे कई एक्शन ऐसे हैं जो लगातार एक तरह से प्रहार, एक चोट बनकर उभरे, जिसकी वजह से आज इस तरह की स्थितियां देखी हमने। स्टालिन सर, एक चीज समझना चाहेंगे, क्या, बहुत सीधा सवाल है, क्या कोई रोड ऑफ रिटर्न है? क्या कोई वापसी की गुंजाइश आपको नजर आ रही है मौजूदा हालात में? जिस बीच के रास्ते की हम बात कर रहे हैं कि एक तरह से वहां के लोगों का रोजगार, वहां की बसावट और पूरी दुनिया से उनका जुड़ाव और जो इकोनॉमिक पहलू और विकास वाला पहलू है, ये सारी चीजें साधी जा सकती हैं क्या? बहुत सीधा सवाल। देखिए, हर जगह का एक कैरिंग कैपेसिटी होता है। जैसे मान लो कि आपका एक दुकान है 200 स्क्वायर फीट का, और जितना सामान आप 200 स्क्वायर फीट में रख सकते हो उतना ही रखना है। अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे 500 स्क्वायर फीट या 1000 5000 स्क्वायर फीट का सामान मैं रखूंगा और मैं रास्ते में बढ़ता जाऊंगा, तो वो कहीं ना कहीं तकलीफ देने वाला काम है। यानी यहाँ से लौटना आसान है, बस यही हमें के समझना है कि कुदरत का रक्षा करना और उसका जो नियमों का आदर करना, ये हमारा काम है, ना कि उसका डिस्ट्रॉय करते अगर हम चलते, विनाश करते करते आगे बढ़ोगे तो तकलीफ होने वाले। और ये इतिहास गवाह है कि बार बार ऐसी गलतियां हम करते हैं और उन गलतियों से हम सीखते नहीं है। लोग मरते हैं, बेगुनाह लोग मरते हैं। देखिए, हर जगह का आपको, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, कैरिंग कैपेसिटी आपको डिफाइन करना है कि भाई इस जगह में ज्यादा से ज्यादा 50,000 लोग आ सकते हैं और उसका 50,000 के ऊपर नहीं जाएंगे। तो उस तरीके का एक मापदंड तैयार करना पड़ेगा हमको। हर एक हिली जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे उससे ज्यादा लोग आ नहीं सकते। हम देखिए, इंसान की जरूरत या इंसान की इच्छाओं में फर्क है। अगर हमारी भूख है 2 रोटी खाने की, लेकिन हमारी इच्छा है 10 रोटी हमारे सामने परोसा जाए, तो इसका कोई कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ हो जाएगा। तो जो कैरिंग कैपेसिटी, उस हिसाब से लोगों को बोलना ही पड़ेगा कि भाई आपका गांव या आपका जो इलाका है वो 10,000 टूरिस्ट को संभाल सकते हैं, इससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं। तो वो आपको कड़क यानी वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स में आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप कानून को तोड़ मरोड़ के ठेकेदारों के लिए और कुछ निजी व्यक्तियों के स्वार्थ के लिए कानून को तोड़ मरोड़ के अगर आप काम करते रहोगे, तो जो बेगुनाह लोग हैं उनके घरें टूटेंगी, उनकी जान जाएगी। और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे पड़ती है, क्योंकि उनका काम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हम कहते हैं कि भाई जो हम रख के सब कुछ इंटैक्ट रख के हम जो कर सकते हैं वही करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। लोगों को ये दिखाया जाता है कि भाई आपके, जिसे समझने की बहुत आवश्यकता है कि अनुशासन, हमारे रहने में भी अनुशासन होना चाहिए। हम हर जगह को विकास के नाम पर वहां की बसावट और वहां पे अंधाधुंध जो कंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से हर जगह को ट्रीट नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि साहब ये तो विकास का सबसे बेहतर स्ट्रक्चर है, यही तरीका है किसी जगह को ऊपर उठाने का। हमें हर जगह की ट्रीटमेंट अलग से करनी होगी। ट्रीटमेंट ही नहीं, हमने वहां के लिए तमाम नियम बना भी दिए, उसके बावजूद उसका एग्जीक्यूशन, उसका ऑब्जर्वेशन, उस पर निगरानी, ये सब भी बहुत सुनिश्चित करनी होगी और इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे स्टालिन सर आपका, इसके साथ ही दीप नारायण सर आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत ही बेहतर तरीके से हमने विश्लेषण करने की कोशिश की, हर पहलू को समझने की कोशिश की और इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि मैदान और पहाड़ जब अपने बनावट में, अपने रहन सहन में, अपने जीवन जीने के तरीके में उनमें फर्क है, तो वहां विकास का जो मॉडल है, विकास के जो अपनाए जाने वाले तरीके हैं, वो फिर एक जैसे कैसे हो सकते हैं? बड़ा सवाल। जो एक किसी भी विकास की यात्रा में जो सबसे पहले जरूरी है वो ये है
लोगों की परवाह करना, उनकी आमदनी की परवाह करना, उनके छत पर जो उन्हें जो आशियाना मिला है उसको बनाए रखना, बचाए रखना, ये सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। और विकास उस शहर की जो केयरिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से तय किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि इस चर्चा के जरिए कुछ जवाब हमने जो खोजने की कोशिश की है वो जवाब मिले हैं। अभी भी बहुत सारे जवाब हैं जो अनुत्तरित हैं और जिनको वाकई भविष्य के ऊपर छोड़ना होगा। जोशीमठ में जो है वो स्थितियां इस वक्त बेहतर नहीं हैं। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CBRI की टीम वहां पहुंच चुकी है। टीम की निगरानी में ही डेंजर जोन में जो है वो चिन्हित उन्हें किया जा रहा है, घरों को गिराया जा रहा है। एक्चुअली ये जो है जो सब्सिडेंस या सिंकिंग जोन बोल रहे हैं, इसलिए जमीन पे दरार आ रहे हैं। तो उस दरार के कारण बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है वो जमीन छोड़ा है। तो इसीलिए कभी बिल्डिंग टिल्ट हो रहा है, किसी बिल्डिंग में क्रैक आ रहे हैं, क्योंकि जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन बिल्डिंग का था वो बिगड़ गया है। तो इसकी के कारण, और ये जो बिल्डिंग है ये क्योंकि एक 5-7 मंजिला बिल्डिंग है, वो अगर बाई चांस गिर जाएगा तो नीचे जो मकान है, जो लोग रह रहे हैं, उनको जान मान का हानि हो सकती है। इसीलिए उत्तराखंड प्रशासन ने हमको ये जिम्मेदारी सौंपा है, क्योंकि हम लोग जो नोएडा में ट्विन टावर डिमोलिशन हुआ था, यही टीम थी मेरे साथ, मैं उस टीम को लीड कर रहा था। तो इसलिए हमको ये जिम्मेदारी दिया गया है। और जोशीमठ में प्रशासन ने चिन्हित घरों को 3 फेज में गिराने की प्लानिंग बनाई है। डेंजर जोन में दरार पड़े घरों और होटल्स को सबसे पहले गिराया जाएगा, लेकिन अपनी जिंदगी भर की कमाई से बने आशियाने को उजड़ता देख लोगों की मायूसी अब गुस्से में, नाराजगी में बदल गई है। वो अपने आशियाने को गिराने के विरोध में धरने पर बैठे हैं। सब लोगों से शिकायत की जा रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। बहुत डर बना रहता है। रात में चले जाते हैं हम सोने, दिन में फिर आ जाते हैं। खाना पीना कहाँ चले जाते हैं? घर छोड़ के? जी, घर छोड़ के चले जाते हैं हम अपने पड़ोसियों में। मैं कनवरीगंज फर्श पे रहती हूँ और ये मेरे मकान में काफ़ी दरार आई हुई है, जिसकी वजह से हम डरे हुए हैं। और अगर कोई बात हो जाती है तो किसकी जिम्मेदारी होगी? नगर निगम की। मुआवजा ठोकेंगे नगर निगम पे। पहले से तो कभी ऐसा नहीं था जब हम बचपन से थे। अभी 2 साल 1 साल पहले से तो नहीं था। अगर पहले इतना होता था तो हम क्यों बनाते थे? यहाँ के लोग इतना घर, इतने बड़े बड़े घर क्यों बनाते थे? हमारा बचपन ही बीता है। भाई लोग सब साथ ही रहते थे, कभी नहीं ऊपर घर कभी नीचे घर में जाया करते थे। अब आज अचानक से ऐसा हो गया कि हमको घर छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। शासन प्रशासन के तो कोई वो नहीं है, सुविधा नहीं है। बस बोल दिया कि चले जाओ, सामान खाली कर दो। कहाँ जाएंगे हम? या कोई बता दो, ठिकाना होना चाहिए जाने का। और सिर्फ जोशीमठ की ही नहीं, उत्तराखंड के कर्णप्रयाग की भी कहानी कुछ ऐसी है। वहां भी कई मकानों में दरारें आ चुकी हैं और जोशीमठ से आ रही तस्वीरों को देख कर्णप्रयाग के लोग भी अब खौफजदा हैं। तो जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो ये साफ बयां कर रही हैं कि विकास की कीमत कई बार जोशीमठ में जो दरकना हुआ है, जो जोशीमठ में तबाही की तस्वीरें आई हैं, जोशीमठ की जो पीड़ा है की तस्वीरें आई हैं, इसके रूप में भी हमको सामना करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि जब 46 साल पहले किसी चीज़ की आशंका जताई गई थी तो शायद तैयारियां उस वक्त से होनी चाहिए थी, बसावट उस तरह से करनी चाहिए थी। और अगर ये हुआ होता, अगर ये बेहतर तरीके से नजर आता, तब जाकर ये स्थितियां आज जो हमें देखने को मिल रही हैं वो देखने को नहीं मिलती। और चलिए, इस खबर के अलावा एक खबर थोड़ी उम्मीद की भी आई है, और उम्मीद भारतीय सिनेमा के पूरी दुनिया में एक धमक दिखाने की। जी हाँ, ऑस्कर जिसे सिनेमा में गुणवत्ता के सबसे ऊंचे पैमाने में माना जाता है, वहां पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 5 भारतीय फिल्में आज अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। कंटेंशन लिस्ट जारी हुई है एकेडमी अवार्ड्स की ओर से, और इस लिस्ट में जो 5 दमदार फिल्में हैं वो भारत की ओर से आज मान बढ़ा रही हैं। और ये फिल्में हैं द कश्मीर फाइल्स, ये फिल्म है कांतारा, ये फिल्म है
गुजराती भाषा में बनी फिल्म छेल्लो दिवस, जिसे पैन नलिन ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी और पूरी दुनिया में धमाका करने वाली 5वीं फिल्म RRR SS राजमौली की फिल्म। तो आखिर ये कंटेंशन लिस्ट है क्या, और क्या इसे एक उम्मीद के तौर पर देखा जाना चाहिए या अभी सफर लंबा है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। फिल्म और ट्रेड के जाना पहचाना नाम अमित कर्ण हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। अमित, बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाव स्वदेश में। और सवाल मेरा सबसे पहले यही है कि ये जो कंटेंशन लिस्ट है ये है क्या, और भारत की ओर से जिन 5 फिल्मों का नाम लिया जा रहा है जिन्होंने इस लिस्ट में जगह बनाई है अलग अलग कैटेगरीज में, इसे कितनी बड़ी उम्मीद के तौर पर देखा जाना चाहिए और आगे अभी सफर कितना लंबा है? जी हाँ, आपका प्रशांत बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो। और जाहिर तौर पर जो इंडियन सिनेमा है वो मतलब उड़ान तो भरी रही है अलग अलग तरीकों से। बड़े बजट की फिल्में बन रही हैं, अच्छे हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट भी बन रहे हैं। जहां मतलब रहा सवाल जहां तक इस कंटेंशन लिस्ट का, तो इसके प्रति हम इंडियंस को और हमारी इंडियन मीडिया को भी थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि ये आखिरकार है क्या। कंटेंशन लिस्ट बस एक एक्नॉलेजमेंट है कि भाई आपने हमारे यहाँ अप्लाई किया था, हमारी फिल्मों ने ऑस्कर में अप्लाई किया था और उसको ऑस्कर ने एक्नॉलेज किया है। यहां पर ये चीज भी देखनी होगी कि जिस तरह से विवेक अग्निहोत्री जी या फिर ऋषभ शेट्टी जी ने ट्वीट किया कि हमारी फिल्म शॉर्ट लिस्ट हुई है। जी नहीं, ये शॉर्ट लिस्ट नहीं हुई है, ये वहां पर उनकी कंटेंशन लिस्ट में एलिजिबल मानी गई। और ऐसी दुनिया भर से 301 फिल्में हैं जिनकी लिस्ट ऑस्कर ने जारी की है। दूसरी चीज, जाहिर तौर पर कश्मीर फाइल्स या फिर जो और नाम है कंतारा, RRR, ये सारी कॉम्पिटेंट फिल्में हैं, मगर क्या ये ऑस्कर का जो एक तरीका होता है कि ऑस्कर में कौन सी फिल्म के चांस ज्यादा होते हैं, उस दायरे में है फिल्म? तो ये एक अहम सवाल है और इस पर चर्चा की जानी चाहिए। इंडियन मीडिया को हमारे मेकर्स के द्वारा मिसलीड नहीं किया जाना चाहिए। तो ये आखिरकार सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि 1957 के बाद से ऑस्कर ने शुरू किया ये ट्रेंड कि हम बाहर की फिल्मों को भी अपने यहाँ मौका देंगे, और तभी हमारी मदर इंडिया वहां गई थी 1957 में। उसके बाद से इंडियन फिल्में वहां जाती रही। इंडिया की तरफ से ऑस्कर में भेजने का काम करती है FFI फेडरेशन, वो भेजती है, जिसके द्वारा लास्ट 6 लोग ऑस्कर की कंपटीशन कैटेगरी सीरियसली वो अटेम्प्ट की जा रही। इसी तरह से सीरियसली अटेम्प्ट की जा रही है RRR कि वो ऑस्कर के लिए जो एक एलिजिबिलिटी है कि उधर के 6 शहरों में दिखाई जानी होती है आपकी फिल्म, स्क्रीन की जानी होती है फिल्म, जो उनके ज्यूरी मेंबर्स हैं उनके पास आप पहुंच पाए। सैकड़ों फिल्मों के बीच आपकी फिल्म पर ऑस्कर के ज्यूरी मेंबर्स नजर डाल पाए, वो एक मैराथन प्रोसेस है। उसमें आपके पास क्वालिटी, क्वांटिटी और ज्यूरी के पास पहुंचने का मादा होना चाहिए। उस पर कितना सीरियस एफर्ट किया जा रहा है, ये भी चर्चा का विषय है प्रशांत। तो अभी दिल्ली दूर है ऑस्कर के लिए, इन सारी फिल्मों के लिए। हाँ, चेलो शो इसके लिए ऑब्वियसली ये सबसे इंडिया की तरफ से प्रबल दावेदार हैं, और RRR सीरियस अटेम्प्ट कर रही है ऑस्कर जीतने के लिए इंडिया के लिए। बिल्कुल, तो ये बड़ी तस्वीर साफ की अमित करने, और ये इस चर्चा का मकसद ही यही था कि हम जरा बताएं कि ये जो कंटेंशन लिस्ट है और ये जो शॉर्ट लिस्ट वाली जो बीच वाली डिबेट चल रही है, और इसमें किस तरह की एक तरह का भ्रम बना हुआ है, वो आपको समझने की आवश्यकता है। अमित, जो फिल्में आप देख रहे हैं, आपने बताया कि किन फिल्मों को जाहिर सी बात है कि एक बेहतर तरीके से जिनमें चर्चा की जानी चाहिए, उसके बावजूद एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, ये जो ऑस्कर का प्रोसेस है,
वो किस तरह का होता है? आपने हालांकि मोटा मोटी बताया कि स्क्रीनिंग और बाकी चीज़ों, फिर भी अगर हम बहुत बेसिक्स देखें तो क्या तरीका होता है? और भारतीय फिल्म में और ख़ासतौर पे लगान की बात की जाए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है, तो कहाँ तक सफ़र जो है वो बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है इसमें? जी हाँ, इसकी मैं बात बताता हूँ। जैसे आप हाल के वर्षों में देखें तो नेटफ्लिक्स की कई फ़िल्में ऑस्कर जीत रही हैं, लगातार जीत रही हैं। रोमा जीती, उनकी और भी फ़िल्में मतलब जीत रही हैं। तो उसमें एक सिंपल तरीका हम इसे ऐसे समझते हैं कि ये आयोजित होता है अमेरिका में और ज्यूरी मेंबर्स जिन रास्तों से जाती है, जहां पर रहती है, वहां पर अपनी फिल्में अच्छे तरीके से मार्केट हो पाती हैं कि नहीं, क्या उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स लग पाते हैं कि नहीं, या वो उन ज्यूरी मेंबर्स के पास पहुंच पाती हैं कि नहीं। ये एक अलग प्रोसेस है। इसमें आपको वहां पर एजेंसी हायर करनी पड़ती है, वहां के एक्सपर्ट हायर करने पड़ते हैं जो ज्यूरी मेंबर्स तक आपकी फिल्में पहुंचाती हैं और वो जान पाती कि अरे हाँ, ये भी तो फिल्म है। एक तो मतलब ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है जैसे पैरासाइट जो कोरियन फिल्म थी, या उस तरह की फिल्मों के जो एग्जाम्पल हैं, जो ऑलरेडी ऑस्कर से पहले सनडांस में, कांस फिल्म फेस्टिवल में, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में नाम कमा चुकी हैं, काफी पॉपुलर हैं और उन सारी फिल्म फेस्टिवल्स में उनकी कंपटीशन कैटेगरी में जीत कर आई हैं, तो उनके लिए यहाँ पर चांसेस ज्यादा होते हैं। जूरी मेंबर्स भी जानते हैं कि ये फिल्म तो अच्छी है ही, तभी यहाँ तक अपने दम पर कंपटीशन के जरिए आ पाई हैं, न कि सिर्फ अप्लाई कर। जी प्रशांत। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल अहम बात आपने कही कि आखिर ये जो प्रोसेस है वो किस तरह से काम करता है और इस प्रोसेस में आखिर फिल्मों को किस किस इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। बात आपने कही इन सारी चीज़ों की, और दो फिल्मों का बार बार जिक्र हो रहा है, RRR और ख़ासतौर पे छेल्लो शो। छेल्लो शो को हमने देखा कि प्रियंका चोपड़ा ने उसके लिए ख़ास स्क्रीनिंग भी रखी। RRR के प्रति वेस्ट की दीवानगी और जो ट्रेड में बात हो रही है, फिल्म पत्रकारों के बीच बातचीत हो रही है, वो किस तरह से हो रही है, या बहुत से हमने देखा बड़े बड़े फिल्म मेकर्स एक मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि RRR जो है वो चाहते हैं कि वो बेस्ट पिक्चर जीते, या वो ऑस्कर में जो गाना है नाटू नाटू, वो जिसका क्रेज जिस तरह से वेस्ट और बाकी दुनिया में नजर आया है, उसको लेके एक मैनिफेस्टेशन भी चल रही है। तो ये सब माहौल क्या कह रहा है? ये माहौल RRR के प्रति तो ऑस्कर में माहौल बड़ा ही अच्छा है और उसको उस तरीके से मार्केट भी कर रहे हैं। वहां के स्पेशल स्क्रीनिंग में खुद जूनियर NTR, राजा मौली, रामचरण सब जा रहे हैं, वहां पर उनके ज्यूरी मेंबर्स को के पास पहुंच रहे हैं, अपनी फिल्म पहुंचा रहे हैं। और जिस तरीके से हमने देखा है कि जेम्स कैमरून की फिल्म है, टाइटैनिक हो या फिर अवतार हो, जो कि कमर्शियल पॉट बॉयलर होते हुए भी एक कंप्लीट एंटरटेनर होती हैं, विजन होता है उनकी फिल्मों में, कहानियों में, और ओवरऑल जो एज अ पैकेज फिल्में होती हैं, तो उसी तरीके की चीज हमारी RRR भी पेश कर रही है अपनी दावेदारी। तो इसके चांसेस ज्यादा हैं जाहिर तौर पर कि RRR वहां जरूर करिश्मा कर सकती है, हमारी इंडिया का मान बढ़ा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और मैं जाते जाते आपसे जानना चाहूंगा, अगर आपकी पर्सनल फेवरेट देखा जाए तो आप किसे मानेंगे, और क्या वो फैक्टर्स हैं जो भारतीय सिनेमा में फिलहाल इंटरनेशनल लेवल पे compete करने में वो एलिमेंट जुड़े हैं, जिसकी वजह से आज दुनिया भर में भारतीय सिनेमा के बारे में बात हो रही है? मेरे ख्याल से दोनों फिल्में, द लास्ट शो पैन नलिन साहब की, उनसे मैंने बात भी की थी, उनका इंटरव्यू भी किया था, राजा मौली साहब से भी इत्तेफाकन बात हुई थी RRR के वक्त। तो मतलब इन दोनों फिल्मों में वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो ऑस्कर ला सकते हैं। लास्ट शो में जो जर्नी है बच्चे की, नायक की, उसके जरिए ड्रीम की बात कही गई है। जितने भी जो मुश्किल हालात हैं उस पर आप अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से जीत हासिल कर सकते हो, अपना सपना पूरा कर सकते हो, और वो सपना न सिर्फ
उस फिल्म का नायक पूरा करता है, बल्कि पैन नलिन साहब जिन्होंने फिल्म बनाई है, उन्होंने भी वो जीत हासिल की है। उस फिल्म के लिए इंटरनेशनली 30 से 40 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इंटरनेशनल, जिन्होंने इस फिल्म में इंटरेस्ट दिखाया है, और जो एजेंसी उस फिल्म का इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन राइट बेच रही है, सेल ऑफ कर रही है, वो उनका बहुत स्ट्रांग होल्ड है ऑस्कर्स में, और जो इंटरनेशनल लेवल के वैसे फिल्म फेस्टिवल्स है उनके बीच। तो ऑब्वियसली ये फिल्म उन सही ज्यूरी के पास पहुंच पाएगी जिनके पास डिसिसिव अथॉरिटी है कि वो डिसाइड करते हैं कि इसको ऑस्कर मिलनी चाहिए। और आरआरआर बेशक इनके पास मार्केट करने के लिए, और साथ ही ये फिल्म ऐसी है पैकेज के तौर पे जो ऑब्वियसली वहां के लोगों का दिल जीत सकती। और जैसे हमने नेशनल अवार्ड में भी देखा कि बाहुबली ने जीत हासिल की, या फिर अक्षय कुमार की फिल्मों ने भी जीत हासिल की, तो शायद ऑस्कर में भी ये रुख देखने को मिले कि वो भी एक 100% कमर्शियल फिल्म को मौका दे। सिर्फ आर्टिस्टिक फिल्म या आर्टिस्टिक विजन वाली फिल्मों को ही ऑस्कर में जीत न मिले, वो लोग आरआरआर को भी वो जगह और मौका प्रदान करें। बिल्कुल तो बिल्कुल। और फिल्में ये अगर होता है तो वाकई भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा पल होगा, और उम्मीद यही करते हैं कि ये जो 5 फिल्में हैं और इन 5 फिल्मों की जो कंटेंशन लिस्ट में जगह बनाना भी अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जिस तरह से भारतीय सिनेमा के बारे में पूरी दुनिया में बात हो रही है। और हम चाहेंगे कि इनमें से जो भी फिल्में डिजर्विंग हो उन्हें ऑस्कर जो है वो अपने सम्मान से नवाजे। और इसी उम्मीद और आशा के साथ अमित, आपसे हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा के लिए और इस खास विश्लेषण के लिए, अलग अलग पहलुओं पर आसान भाषा में हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। और बात अगर हम इस पूरी लिस्ट की करें तो उसमें एक बड़ी खास फिल्म है द कश्मीर फाइल्स। जी हाँ, विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी है ये फिल्म द कश्मीर फाइल्स की। तो ये फिल्म के शॉर्टलिस्ट होने की खबर सुनकर फैंस जो हैं वो सेलिब्रेशन मोड में नजर आए। विवेक अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर कश्मीर फाइल से जुड़े सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और उनके मुताबिक ये बस शुरुआत है। अनुपम खेर ने भी इस पर रिएक्शन दिया। अभी काफी आगे सफर जो है वो जाना है। कश्मीर फाइल्स का ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी शॉर्टलिस्ट हुई है, इट्स टू अर्ली टू सेलिब्रेट, बट हमारे एक दोस्त ने उन्होंने कहा कि चलिए शुरुआत होती है तभी तो अंत तक पहुंचते हैं। और ख़ासकर इस फिल्म के शॉर्टलिस्ट होने की दोहरी खुशी है, न केवल निर्देशक के लिए, फिल्म के बाकी कलाकारों के लिए, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जिनके ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। 32 साल तक इस ट्रेजेडी को छुपा कर रखा गया, फिर जब 32 साल बाद ये फिल्म आई तो दुनिया ने तो इसको अपने गले लगाया, मगर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इसके बारे में काफ़ी टीका टिप्पणी की। न केवल फिल्म की शॉर्टलिस्ट हुई है, एज एन एक्टर मुझे भी बेस्ट एक्टर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। बहुत हम्बलिंग है, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। और 4 फिल्में और भी हैं जो हिंदुस्तान से सेलेक्ट हुई हैं, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और चलिए अब कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजेस के जरिए ऑफर फॉर सेल के नियमों में बदलाव किया है। सेबी के मुताबिक अब वही कंपनियों के ऑफर फॉर सेल ला सकेंगी जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ रुपए होगा। और क्या है इन नियमों में खास, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग जोशी। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों पे और शेयरों के ऑफर फॉर सेल के नियमों में बदलाव लाया है। सेबी के नए नियमों के अनुसार वो कंपनियां जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ रुपए और उसके अधिक है, वह ऑफर फॉर सेल स्टॉक एक्सचेंजेस पे ला सकती हैं। सेबी के अन्य बदले हुए नियमों के अनुसार फाउंडर, प्रमोटर और नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर भी ऑफर फॉर सेल कर सकते हैं। और प्रमोटर्स को 2 हफ्ते के भीतर कर्मचारियों को शेयर्स बेचने की इजाज़त है। और जो शेयर्स ऐसे शेयर्स जो कर्मचारियों को बेचे गए हैं वो भी ऑफर फॉर सेल के तहत कहलाएंगे। सेबी ने कहा है कि ऑफर फॉर सेल में कम से कम 25 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचना अनिवार्य है और 25 करोड़ रुपए से
कम की ऑफर फॉर सेल की मंजूरी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की शर्त पूरी करने के लिए दी जाएगी। बढ़ते आगे, बजट में एमएसएमई सेक्टर और एक्सपोर्टर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। ईटी नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से एमएसएमईज और एक्सपोर्टर्स को ब्याज पर मिलने वाली सब्सिडी पर रियायत बढ़ाने की मांग रखी है। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, आगामी बजट में एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स को सरकार बड़ी राहत दे सकती है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से एमएसएमई एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है, सरकार उसके दायरे को बढ़ा सकती है और इस स्कीम के लिए जो फंड एलोकेशन है उसमें बढ़ोतरी करते हुए इसे 3100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कर सकती है। इसके अलावा एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स की जहां तक बात है, जो इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट है उसको मौजूदा 3% से बढ़ाकर 5% किया जा सकता है और इस इनहैंस्ड बेनिफिट का फायदा एमएसएमई एक्सपोर्टर्स को भी दिया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने यह प्रस्ताव तैयार किया है, वित्त मंत्रालय को भेजा है और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ग्लोबल डिमांड जो है उसमें कमी आ रही है, मंदी का भी डर है और साथ ही साथ पिछले कुछ समय से ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और उसके आधार पर यह मांग की गई है कि एक्सपोर्टर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को तुरंत राहत दी जाए। इंडस्ट्री भी सरकार से लगातार इस बात की मांग कर रही है कि क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है, इंडस्ट्री का जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें भी तेजी देखने को मिल रही है, लिहाजा जो इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट है उसको प्री कोविड लेवल तक ले जाने की जरूरत है। जैसा कि आपको पता है कि कोविड के दौरान जब ब्याज दरों में कमी देखने को मिल रही थी तो सरकार ने जो इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट है उसको 5% से घटाकर 3% कर दिया था, लेकिन पिछले कुछ समय से ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उसी को आधार बनाकर इंडस्ट्री ने इस स्कीम के दायरे को बढ़ाने की मांग की है। अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पे एमएसएमई एक्सपोर्टर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को बड़ी राहत मिलेगी। वो बाजार से सस्ते दरों पर पैसे उठा पाएंगे, सस्ते दरों पर उन्हें लोन हासिल हो पाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एक्सिस बैंक ने मैक्स फाइनेंशियल में बाकी हिस्सेदारी खरीदने के करार में बदलाव किया है। पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी हर्ष। अब ये जो ट्रांजैक्शन है वो एक्सिस और मैक्स फाइनेंशियल के बीच में है, मैक्स लाइफ के शेयर्स के लिए। अब एक्सिस के पास एक राइट है टू बाय 20% स्टेक इन मैक्स लाइफ, और अब प्रॉब्लम ये आता है कि एक्सिस बैंक एक कॉर्पोरेट एजेंट है मैक्स लाइफ के लिए, और उन्होंने सेवरल ट्रांजैक्शंस किए हैं मैक्स लाइफ में, जिसमें उन्होंने खरीदे भी है शेयर्स और बेचे भी है, और खरीदे और बेचे सेम पार्टी को है जो कि करंट मैक्स फाइनेंशियल है, और दूसरे भी एक शेयर होल्डर है मित्सुई सुमितोमो करके। अब एक्सिस ये कहता है कि ये ट्रांजैक्शंस जो कि अलग अलग वैल्यूएशंस पे हुए और काफ़ी अलग वैल्यूएशंस पे हुए, एक्सिस कहता है कि ये अलग अग्रीमेंट्स के बेसिस पे ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस हुए हैं, पर इरडा कहता है कि ये ट्रांजैक्शंस इतने पास है और इतने क्वांटम अमाउंट्स इतने अलग है कि आइडियली एक काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क आता है वैल्यूएशन पे। तो इरडा ने दोनों मैक्स लाइफ और एक्सिस बैंक को फाइन किया है ये ट्रांजैक्शंस करने के लिए, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। अब करंट डिस्क्लोजर के अंडर एक्सिस कहता है कि वो एक फेयर DCF वैल्यूएशन इस्तेमाल करेगा फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन करने के लिए, जो कि पहला अग्रीमेंट कहता था कि वो इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक वो ट्रांजैक्शन करेंगे। अब एसेंशियली ये इरडा कंप्लायंट हो जाता है, ऐसे एक्सिस का मानना है कि इरडा इससे खुश है। तो इसका लार्जर एक्सपेक्टेशन है कि एक्सिस थोड़ा ज़्यादा भरेगा मैक्स लाइफ के 7% जो बैलेंस 7% स्टेक है अक्वायर करने का जो रहा है उसके लिए। लार्जली यही है इम्पैक्ट, और इसी वजह से मैक्स फाइनेंशियल का शेयर प्राइस एक अच्छा बाउंस दिखाया 3% प्लस हायर आज के ट्रेड में। बढ़ते आगे, अडानी एंटरप्राइजेस में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। आज अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर करीब 5.5% से ज्यादा टूटे। दरअसल इस महीने के अंत तक कंपनी के FPO की खबरें हैं। ईटी नाउ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पर डिटेल्स के साथ बता रहे हैं इस पूरे मामले में। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौमीत सरकार। तो ईटी न्यूज़पेपर में ऐसी खबर आई थी कि
अडानी एंटरप्राइजेस एंड ऑफ द करंट मंथ में करीब 20,000 करोड़ का एफपीओ कर सकते हैं। अब ये एफपीओ अगर होता है 20,000 करोड़ का, तो जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो करीब 3.5% डाइल्यूट हो सकती है, जो कि अभी करंट होल्डिंग जो है प्रोमोटर की वो करीब 73% के आसपास है। अब कौन पोटेंशियल बायर्स हो सकते हैं इस बड़े एफपीओ का, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एफपीओ हो सकता है? IHC वो है इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, फिर गल्फ के सॉवरन फंड्स है जैसे कि ADAI, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ADQ, मुबादला जैसे। अब पहले भी अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने सारे अडानी ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, करीब $2 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया था अक्रॉस 3 इंपॉर्टेंट अडानी ग्रुप कंपनीज। और अगर ये अडानी एंटरप्राइज का एफपीओ होता है तो उसमें शायद ये ग्रुप जो है वो करीब 10 to 15% सब्सक्राइब कर सकती है टोटल एफपीओ अमाउंट का, जो कि करीब 20,000 करोड़ के आसपास है। अगर ऐसा हो जाता है तो IHC सबसे बड़ा शेयर होल्डर हो सकता है अडानी ग्रुप कंपनी में आफ्टर द प्रमोटर। अब ये जो एफपीओ कंपनी लॉन्च करने वाली है, इसमें से 35% ऑफ द हिस्सा जो है, जो कि करीब 7,000 करोड़ होता है, वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पोर्शन सेव करना पड़ता है। और यूजुअली अगर हमने पास्ट में भी काफ़ी टाइम देखा है कि करंट मार्केट प्राइस से डिस्काउंट में होता है एफपीओ का प्राइसिंग, सो दैट वो और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कोई भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए अगर वो अडानी एंटरप्राइजेस के लिए में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अब अडानी एंटरप्राइजेस कौन से बिजनेसेस में इन्वॉल्व है? एनर्जी में है, एयरपोर्ट, रोड इंफ्रा, कंज्यूमर बिजनेस, डिजिटल, डेटा सेंटर, माइनिंग, कोल ट्रेडिंग, डिफेंस, तो काफ़ी सारे बिजनेसेस में इन्वॉल्व है अडानी एंटरप्राइजेस। बट अगर एसओटीपी वैल्यूएशन में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हिस्सा अभी एनालिस्ट कंपनी के जो न्यू एनर्जी बिजनेसेस है उसको दे रही है। करीब 52% ऑफ द वैल्यूएशन न्यू एनर्जी बिजनेस को दिया जा रहा है, फिर 23% ऑफ द वैल्यूएशन एयरपोर्ट बिजनेस को दिया जाता है। रोड इंफ्रा को 12% का वैल्यूएशन है। अडानी विल्मर में भी अडानी एंटरप्राइजेस का स्टेक है तो उसको सिर्फ 5% का वैल्यूएशन दिया जा रहा है, जबकि माइनिंग और ट्रेडिंग बिजनेस जो है उसको करीब 6% का वैल्यूएशन अभी एनालिस्ट दे रहे हैं अडानी एंटरप्राइजेस में। और इधर डॉलर के मुकाबले रुपया एक महीने के ज्यादा के ऊपरी स्तरों पर पहुंच गया है। $1 का भाव 81 रुपए 80 पैसे के नीचे आ गया है। क्या है इस मजबूती की वजह, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन। देखिए, डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो 7 महीने के निचले स्तरों पर आ चुका है, लेकिन रुपए में उस तरह की मजबूती नहीं आ रही थी। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से, 3-4 कारोबारी दिनों से हम देख रहे हैं कि रुपए में अब धीरे धीरे मजबूती आनी शुरू हो चुकी है। हफ्ते भर की बात करें तो 1.25% तक रुपया मजबूत हो चुका है और आज 81 रुपये 79 पैसे के स्तर पर बंद हुआ है। तो एक अच्छी मजबूती अब रुपए में दिखनी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ जो हेजिंग एक्टिविटीज़ बढ़ने की संभावना है इंपोर्टर्स की तरफ से, उसका फ़ायदा भी रुपए को मिलेगा और यहाँ से और थोड़ी स्ट्रेंथ यानी थोड़ी मजबूती यहाँ से और देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ क्रूड में लगातार नरमी का रुख है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था क्रूड के दाम 8% से ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में गिर गए थे। $80 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव बना हुआ है, तो ये भी सपोर्ट कर रहा है। एक और खबर ये सपोर्ट कर रहा है रुपए को कि यूएस फेड का रुख अब नरम पड़ सकता है और 1 फरवरी की जो बैठक होगी, 31 जनवरी से 1 फरवरी की 2 दिनों की जो बैठक होगी, वहाँ पर फेड हो सकता है कि 0.25% ही ब्याज दरें बढ़ाए। पहले अनुमान था कि 0.5%, लेकिन 75% मार्केट एक्सपर्ट्स को लगता है कि 0.25% ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो। तो दरों में बढ़ोतरी की जो रफ्तार है उसके क्वांटम को धीरे धीरे कम करेंगे और ग्लोबल मंदी की जो चिंता है उसका असर उनके रेट बढ़ोतरी पर दिखेगा और वही वजह है कि रुपए में लगातार मजबूती डॉलर के मुकाबले में दिखनी शुरू हो गई है। और चलिए इसी खबर के साथ स्वदेश आर में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।